तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे दोस्तों एंटरप्रेन्योर्स। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का थर्ड लेक्चर देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। पहले 2 वीडियो आ चुके हैं बच्चों, आप लोग बहुत देख रहे हैं और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर कमेंट भी आ रहा है, लोगों का बहुत बहुत प्यार आ रहा है आप लोग। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना आप डेडिकेटेड हो मेरे लिए। सो अब जो वीडियो आने वाला है वो थर्ड क्लास आने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। यहां पे हम देखेंगे कि क्या टेलर साहब ने आगे और क्या क्या कहा। इसके बाद हम चलेंगे मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर। उसके बाद आज हम चलेंगे फ्योल साहब के ऊपर। फ्योल साहब ने क्या क्या टेक्निक दिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स दिया, आज हम वो भी सीखेंगे। तो बच्चों चलो कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाओ, बिना किसी देरी के आप लोग लिखते जाना, क्योंकि मैं आपको 100% कंटेंट यही दे रहा हूं। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मेरे टेलीग्राम से ले लेना, क्योंकि आप जानते हैं टेलीग्राम पे जो नोट्स देते हैं वो आपके मोबाइल फोन में रह जाएगा, आप कभी उसको लिखेंगे नहीं। इसलिए अभी का भी आप हेडफोन लगाइए, अभी का अभी आप नोट्स बनाइए और उसको फटाफट उसको पढ़ कर याद कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे क्या करना है। आइए चालू करते हैं। सो द 7th पॉइंट इज 6 पिछला वीडियो में हो चुका है, उसका एक्सटेंशन है ये, उसको देख लेना प्लीज। अब क्या है देखो, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है, होता क्या है कि टेलर साहब ने इंसिस्ट किया, कहा कि मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, अलग अलग दाम रखना चाहिए चीजों का। कोई भी काम का 2 रेट रखना चाहिए, एक इफिशिएंट वर्कर्स के लिए और एक इनइफिशिएंट वर्कर्स के लिए। अगर हम 2 रेट नहीं रखेंगे तो इफिशिएंट वर्कर्स भी इनइफिशिएंट हो जाएंगे। इसीलिए हमें इफिशिएंट वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको वेजेस ज्यादा देना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू इनइफिशिएंट वर्कर्स। आइए बच्चों देखते हैं। सो कहते हैं कि पेइंग डिफरेंट रेट्स ऑफ वेजेस टू इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट एम्प्लॉइज, है ना। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट वर्कर्स या एम्प्लॉइज। सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट देम टू रिमेन इन। क्या हो रहा है, जय माता दी। रिमेन इफिशिएंट मीन्स कहता है कि जो अगर हम वर्कर्स को, अच्छे वर्कर्स को ज्यादा देंगे पैसा, तो वो और भी ज्यादा इफिशिएंट होकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है देखो, एक्स्ट्रा वेजेस विल ऑल्सो मोटिवेट, सो क्या कहता देखो, एक्स्ट्रा वेजेस विल ऑल्सो मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज टू कम इन द कैटेगरी ऑफ इफिशिएंट एम्प्लॉइज। मींस क्या होता है कि हम अगर वेजेस ज्यादा देंगे तो इनएफिशिएंट वर्कर्स भी चाहेंगे कि हम ज्यादा अच्छा काम करें। उनके अंदर एक मॉरल और एक इकोनॉमिकल कंपटीशन आ जाएगा कि हम दूसरों से बेहतर करेंगे, और वो इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। आगे चलते हैं जी। When payment is given according to the numbers of unit produced will automatically increase the production। जब क्या होगा, जब पेमेंट आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पीसेस से मिलेगा। जब आपको पेमेंट क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पीसेस डन और नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड से मिलेगा। तो क्या होगा, वर्कर्स खुद पर खुद इंस्पायर होकर के ज्यादा बनाएंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो जाएगा जी। आगे मूव करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है सर? मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मानसिक रूप से क्रांति लाना। क्रांति क्यों लाना, क्योंकि 2 लोग हैं, मैनेजमेंट है और एक वर्कर है। मैनेजमेंट सोचता है कि ये जो वर्कर है ना, ये गुड फॉर नथिंग है, ही इज गुड फॉर नथिंग।
बेकार कर दे रहे हैं पैसा, इसको आता है टाइम पास करता है जी। और ये वर्कर क्या सोच रहा है, अरे मैनेजमेंट दिन भर झगड़ा करता है, मैनेजमेंट दिन भर सुनाता है, मैनेजमेंट दिन भर मेरे पीछे लगा होता है, पैसा टाइम पे देता नहीं है। तो क्या है, आपस में क्या है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, और इस कारण से ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत आने वाली है, दिक्कत तो आने वाली है। तो कैसे ठीक करेंगे बेटा, यहां देखो, तो चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, मीन्स एक दूसरे के प्रति इज्जत का भावना, एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए एक दूसरे का, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कोऑपरेशन का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव सोच। अगर कोई गलती हो गई है, उस गलती का प्रचार ना करके सुधारा जाए, तो क्या होगा, लोगों को एक अपनापन का फीलिंग होता है, एक अपनापन का फीलिंग होता है। अगर आप उसको चुपके से उससे गलती को छुपा करके उसको आगे बढ़ा देते, वो आपके लिए जान लगा देगा। अगर आपने उसकी गलती को प्रचार नहीं किया, उसकी गलती को छुपा करके आपने उसको मोटिवेट करके कुछ सिखा दिया, तो वो आपके लिए अब जान दे देगा। तो क्या करेंगे, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पेंशन और प्रेजुडाइस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू एडप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। आपस में जो प्रेजुडाइस है, आपस में जो झगड़ा है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, इसको भुला करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके काम करना चाहिए, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल को कंप्लीट कर पाए, झगड़ा नहीं हो, ईगो प्रॉब्लम ना हो और अच्छा काम कर पाए। तो क्या है, रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पेंशन और प्रेजुडाइस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडेप्ट सिस्टमैटिक थिंक। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक क्या होता है, व्हाट इज मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, व्हाट इज मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। तो अभी तक जो बात थी, बात में समझो, अभी तक जो बात थी बेटे, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, ये 8 नंबर है, मींस टोटल 8 टेक्निक है, 4 प्रिंसिपल और 8 टेक्निक, समझ लो। कौन, टेलर साहब ने दिया, इसको एक फ्लो चार्ट बना लो, 4 प्रिंसिपल 8 टेक्निक। ठीक है, टेक्निक का नाम लिख लो, प्रिंसिपल्स के नाम लिख लो, और जो मैंने कहा उसको माथे में सेट कर लो, अपने आप वहां पे लिख देना। ठीक है, आगे चलो। अब क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स, क्या क्या अब नए नए जमाने का चीज है जो कि हम रिसर्च करके अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला क्या है, देखो, ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च का मतलब यह हुआ, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ वॉर। ऑपरेशंस रिसर्च जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद की कहानी है। सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 39 से लेकर के 1945 तक। ये जर्मनी ने पोलैंड पर वॉर छेड़ दिया था, उस तब से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1 सितंबर से, 1 सितंबर 1939 से। और इसका जो एंड हुआ था वो जापान जब अपने आप को समर्पित कर दिया था यूएसए के सामने, तो उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शांत हो गया था। तो उस समय जब वर्ल्ड वॉर हो गया था, है ना, वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग, उस समय जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो चीजों को जल्दी जल्दी बनाना था, हमें लोगों को जो कंज्यूमर गुड्स है वो भी बनाना था और हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी चाहिए था। तो दोनों को कैसे मैनेज किया जाए, तो इस कारण से हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट निकाला, ऑपरेशंस रिसर्च। कैसे हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशंस को कर पाएंगे। आप देखिए ना,
मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं ऑपरेशंस रिसर्च का, सबसे बेस्ट रिसर्च, सबसे बेस्ट एग्जांपल। मतलब बड़े बड़े एमबीए कॉलेज में ये पढ़ाते हैं जी। क्या? मुंबई का डिब्बा वाला, वो डिब्बा वाला का नेटवर्क देखो ना। एक इंसान 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाके दूर जाकर के वहां पे नौकरी कर रहा है, उसके घर से टिफिन लेके आना, घर का बना हुआ टिफिन लेके आना और उसको वहां पे खिलाना, और उसके बाद मुंबई का डिब्बे वाले, तुम देखो ना, बड़ी बड़ी बी स्कूल्स, एमबीए सिखाने वाली स्कूल्स जो है, एमबीए सिखाने वाले इंस्टीट्यूशन जो है, वो इस पे रिसर्च कर रही है कि आगे कर कैसे रहते हैं डिब्बे वाले। यहां से वो उठाया डिब्बा और यहां से 20 किलोमीटर दूर जाकर के उसको ड्रॉप करना है, कैसे उसका लाइजनिंग क्या करते हैं, क्या नेटवर्किंग है उसका, इतना टफ काम कैसे वो लोग इतना कर लेते हैं। एक लोकल ट्रेन से दूसरे लोकल ट्रेन, दूसरे से तीसरा लोकल ट्रेन, एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा आदमी से तीसरा आदमी, कितना डेडिकेशन है काम को लेके। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। आगे मूव करते हैं। नो, द सेकेंड वन इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग, This technique focuses on reducing the 7 wastage of overproduction. Lean manufacturing का मतलब यह हुआ, लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह हुआ कि हमें ओवर प्रोडक्शन से बचना है। जितना मार्केट का डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करें, थोड़ा बहुत सरप्लस बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हम बना बना के अपना गोडाउन को ब्लॉक किए हुए हैं। उससे 2-3 नुकसान है। एक नुकसान क्या है? उसे 2-3 नुकसान है। एक क्या है कि आपका पूंजी लग रहा है, कैपिटल लग रहा है। सेकंड बात, आप उसको स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करने का खर्चा है, रेंट देंगे। थर्ड क्या है? बर्बाद होने का डर है, चूहा काटेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो क्या है कि आपको ओवर प्रोडक्शन करने से भी बचना है। लीन मैन्युफैक्चरिंग कीजिए जिससे कि आपका काम चलता रहे, नुकसान नहीं हो। नुकसान बचाना इज इक्वल टू प्रॉफिट कमाना है जी। आगे चलते हैं। तो क्या क्या है ये 7 क्या क्या है? ये 7 कौन कौन से चीज हैं? तो देखो क्या है। पहला है वेटिंग टाइम, सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग, फोर्थ वन इज मोशन, देन क्या है इन्वेंटरी, देन क्या है स्क्रैप, देन क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन्स क्या हुआ? मीन्स ये 7 चीजें हैं जो कि तुमको संभालने हैं, वेस्ट नहीं करना है। पहला है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या हुआ? वेटिंग टाइम का मतलब ये हुआ कि हम बना के रख दिए हैं, अब 6 महीने के बाद बिकेगा। 6 महीना तक तुम्हारा सामान रखा हुआ है, उसका एक लाइफ होता है, वो लाइफ कम हो जाएगा। लेबर्स लगे हुए हैं आपके, आपका पूंजी लगा हुआ, वो पूंजी कहीं और लगाते तो ज्यादा कमाते। तो ये सब चीज तुमको देखना होगा। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। आप बहुत बनाएंगे तो बहुत ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ये आपकी मजबूरी हो जाएगी ना बेचना। तो ट्रांसपोर्ट जब करेंगे तो क्या होगा? आपको खर्चा आएगा। जहां पे आप छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट कर पाते, आप ह्यूज बल्क करेंगे तो क्या होगा? आप रॉ मटेरियल मान लो खरीदना है, आप ह्यूज रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे ह्यूज, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन में आपको बल्क में लाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा बल्क, तो ये भी तो आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्या है? देखो प्रोसेसिंग। अब इसको प्रोसेसिंग करना है, एक मैन्युफैक्चरिंग करना है, मशीन से बनवाना है, तो क्या होगा? प्रोसेसिंग करने में उससे क्या होगा? आपका खर्चा लगता है। एक तो क्या है? स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स लगेंगे, बिजली लगेगा, एवरीथिंग लगेगा, मैन पावर, मटेरियल, एवरीथिंग। देन क्या है? मोशन। मोशन क्या है? मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन मींस व्हाट? कि आप जितना लंबा काम फैलाएंगे, जितना लंबा काम आप फैला देंगे, उतना लंबा आपको सिस्टम को चलाने के लिए हर चीज डिजाइन करना होगा। अब हर चीज डिजाइन करना छोटे मोटे व्यापारी के लिए एक टफ काम हो जाता है,
अगर आप उसको बिना रिसर्च किए, बिना अपने काम को ज्यादा फैलाए हुए ज्यादा लोगों को रख देंगे तो वहां पे गॉसिप भी होगा, काम भी नहीं हो पाएगा और चीजें भी खराब हो जाएगी। तो मोशन क्या है? मोशन क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीजें कितनी ज्यादा स्टेबल है और हद से ज्यादा लोग रहने पर वहां पे क्या होगा, चीज का मीन्स अर्थ का अनर्थ निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री को वेस्ट नहीं कर सकते जी, मैंने कहा ना, ज्यादा बनाओगे ज्यादा स्टॉक हो जाएगा। देन क्या है, स्क्रैप, मशीन लाओगे, ज्यादा मशीन लाओगे, स्क्रैप वैल्यू उसका हो जाएगा, वेस्टफुल मटेरियल हो जाएगा, वो जल्दी खराब हो जाएगा वो। तो क्या है, स्क्रैप से भी बचाना है। देन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको खर्चे भी बचाने हैं, क्योंकि आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगना है। ये 7 बातें हैं, इसको नोट कर लो और अच्छा से इस वीडियो को देख लो, आपको कुछ भी नहीं बचेगा, हर चीज क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहला है वेटिंग टाइम, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारी बातें हैं जी आपकी। द नेक्स्ट वन, काइजन। काइजन क्या है? काइजन है कि डू फॉर बेटर। एक जापानीज शब्द है, जापान से ये शब्द आया है, इसका मतलब होता है डू समथिंग फॉर बेटर। यहां लोग क्या है, इट इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स चेंज फॉर बेटर। It is a Japanese word which means change for better. It is a daily activity. It is a daily activity which eliminates hard and difficult tasks by experimenting scientific task. क्या बोला ये? It is a daily activity which eliminates hard and difficult tasks by experimenting scientific टास्क। हमें रेगुलर बेसिस पे, हमें बार बार बेसिस पे हमें काम को करना होगा और एक साइंटिफिक अप्रोच से काम करना होगा, जिससे कि हम बेहतर से बेहतरीन कर पाए। ये क्या है? ये काइजन कह रहा है, मींस चेंज फॉर बेटर विथ रेगुलर प्रैक्टिस एंड साइंटिफिक अप्रोच। एक लाइन समझ लो, क्या बोला? चेंज फॉर द बेटर बाय रेगुलर प्रैक्टिस एंड विथ साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, यहां समझो क्या है काइजन का मतलब। देखो क्या है, पहला क्या है, इंप्रूवमेंट, देन क्वालिटी हम अच्छा रखेंगे, एडवांसमेंट और ज्यादा एडवांस करेंगे चीजों को, कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या बात है, कॉन्टिन्यूअस चेंज। चेंज मतलब कहते हैं ना कि अगर तुम 1% भी चेंज कर रहे हो डेली, इट मीन्स दैट 365 दिन में तुम 365% चेंज हो जाओगे अपने आप को कर, है ना। तो यही है कॉन्टिन्यूअस। देन क्या है, सक्सेस मिलेगा तुमको, और तुम क्या करोगे, उस सक्सेस होने के बाद वो जो सक्सेस हो जाएगा तुम्हारा, वो जो काम सक्सेसफुल हो जाएगा, तुम उसको क्या करोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे। तो ये क्या है ना, ये आप 1 2 3 4 5 6 बातों को अच्छा से याद कर लेंगे, अच्छा से देख लेंगे। काइजन में ये 6 बातें आती है। अगर बेटे याद नहीं भी हो तो इतना सा बात याद रखना, चेंज फॉर द बेटर बाय रेगुलर प्रैक्टिस एंड विथ साइंटिफिक अप्रोच, इतना सा बात याद रखना। ठीक है, अब आते हैं 6 सिग्मा में। 6 सिग्मा क्या बोलता है? इट रेफर्स टू इम्पोजिंग इफिशियंटली, 6 सिग्मा कहता है इट रेफर्स टू इम्प्रूविंग efficiently by reducing quality variations. मीन्स क्या हुआ, देखो वेरिएशंस जो आते हैं, क्या बोल रहा, देखो फिर से, सो क्या बोल रहा, देखो 6 सिग्मा क्या बोला क्या, 6 सिग्मा बोलता है दैट हमें जो क्वालिटी वेरिएशंस आ रहे हैं, कोई चीज बनाते हैं हम, एक चाय वाला भी अगर प्रॉपर
एक सिस्टम बना ले, एक स्टैंडर्ड बना ले, तो उसका चाय भी पॉपुलर हो जाता है, MBA चाय वाला, है ना। तो क्या है, अगर हम एक सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे तो हमारा ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा। हल्दीराम का भुजिया कहीं पे भी हो, सेम टेस्ट है। तो क्या है, इट रेफर्स टू इंप्रूविंग इफिशियंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशंस। अपने क्वालिटी को वेरिएशंस बिना किए हुए, मतलब जो वेरिएशंस आ रहे हैं उस वेरिएशंस को ठीक करना है हमें, और ठीक करने के बाद हमको क्या करना है, हमको चीजों को इंप्रूव करके इंप्लीमेंट करना है। चलिए आइए इसके पीछे भी एक बात है वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले बात समझना, हमें चीजों को पहले डिफाइन करना है क्या, देन उसको मेजर करना है इन द टर्म्स ऑफ साइज और वेट, मेजर कर लो, उसको एनालाइज करो ठीक से, और एनालाइज करने के बाद उसको इंप्रूव करो। इंप्रूव करने के बाद अब देखो कि जितना तुम चाह रहे थे उतना इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 5 5 बातें हैं, 6 सिग्मा का 5 एम है, 5 प्रोसेस समझ लो। दिस इज 5 प्रोसेस। फर्स्ट इज डिफाइन, चीज क्या है, देन उसको मेजर करो, मेजर करने के बाद क्या करना है, एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है और फिर कंट्रोल करना है। ये 6 सिग्मा कहलाता है। नाउ आगे मूव करते हैं। So we have just-in-time manufacturing. It is an inventory management strategy to improve return and reduce cost. मतलब क्या हुआ, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह हुआ कि तुम ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि अभी डिमांड आए, अभी बना लो और अभी उसको डिस्पैच करो। तुम बना के मत रखो। तुम अभी जो मॉडर्न एरा क्या चल रहा है, डार्क हाउसेस, डार्क गोडाउन, डार्क वेयर हाउस, क्या है ये, क्या है ये। अब तुम जाओगे फ्लिपकार्ट, अमेजन, क्या क्या रखा है, हर जगह अपना गोडाउन बना के रखा हुआ है। तुम यहां से उसको ऑर्डर पास करते हो, वो तुम्हारे शहर के आसपास जो भी है वहां से सामान उठाता है और तुमको ड्रॉप कर देता है। बहुत सारे लोग आ गए आजकल, जोमेटो आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, ब्लिंकिट इज द मेन एग्जांपल। जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, ब्लिंकिट इज द मेन एग्जांपल, जो कि डार्क वेयर हाउस से काम करता है, हर जगह उसका वेयर हाउस है। तुम ऑर्डर दो, विद इन 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर आपके घर में पहुंच जाएगा। वो लोग यहां तक बोलते हैं कि मैं 10 मिनट में पहुंचा दूंगा, इन 10 मिनट्स कैसे पॉसिबल है, डार्क वेयर हाउसेस से रेडी, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग से तुरंत काम करो, ठीक है। तो दीज आर द टेक्निक्स जो कि हमको फटाफट काम करना है इसके साथ, और हमें अच्छा से अच्छा मैनेजमेंट करना है जी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे फ्योल साहब के मैनेजमेंट पे। यहां तक टेलर हो गया, नहीं देखे हो, कुछ समझ में नहीं आया है, मेरा नंबर है दिया हुआ, आप जाकर के नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट हम अगस्त से अपना ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐप पे भी आपको सब सारे नोट्स, सारे PYQ, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग मिल जाएंगे। तो आप चिंता नहीं करेंगे, अच्छा से वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको अब सिखाएंगे फ्योल साहब के बारे में।